जो हमारे स्पीकर्स हैं, उसके बाद now I would like to invite the second speaker of the session, Dr. Mukesh Kumar Yadav, Associate Professor, MSJ College, Bharatpur. Sir is going to deliver his lecture on development of vaccine technology with emphasis of COVID-19. So, sir, please continue, Dr. Mukesh Kumar Yadav, sir. Thank you, Dr. Shyam. I am very grateful to Dr. S.K. Jain, head of the institution, Government College, Dhalpur. I am also very grateful to the organizing secretary, Dr. Amjad Fatmi, and his team for giving me an opportunity to discuss something about the vaccine and COVID-19. Okay, I am going to share my screen. Ji, sir. Sure. Yes. Can you see my screen? Yes, sir. Okay. Thank you. The title of my talk is Development of Vaccine Technology with emphasis on COVID-19. वैक्सीन के बारे में हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं, कॉमन आदमी की भी अंडरस्टैंडिंग है कि वैक्सीन लगाने से जो फ्यूचर में जो आपको इन्फेक्टियस डिसीजेस हो सकती हैं उनसे बचा जा सकता है, बशर्ते उसकी वैक्सीन अवेलेबल हो। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट, अगर मैं पूरी टॉक को दो भागों में बांटूं तो वैक्सीन डेवलपमेंट कैसे किया जाता है और उस डेवलपमेंट में क्या क्या स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं और कोविड-19 की सिचुएशन में जो वैक्सीन्स हैं उनका क्या स्टेटस है और उनकी इफेक्टिवनेस क्या है। तो नॉर्मली अभी देखेंगे पिछले करीब दिसंबर 19 से एंटायर वर्ल्ड जो है कोविड-19 से अफेक्टेड था और मिलियंस ऑफ लोग जो है इसमें जिनका कहना चाहिए कि चले गए इस महामारी में। और अगर आप ये देखें कि जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से धराशायी हो गई। और अगर आप ये कहें कि अभी तक कुछ कंट्रीज में लॉकडाउन जैसी सिचुएशन भी चल रही है, तो ये एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन थी जो पिछले 100 साल में हम लोगों ने विटनेस नहीं की थी। तो अब जब वैक्सीन, अभी कुछ वैक्सीन कोविड-19 की आ चुकी हैं, लेकिन उससे पहले एक आम आदमी के दिमाग में ये इश्यू चलता था कि वैक्सीन जल्दी से क्यों नहीं आ रही हैं, और इसलिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू था कि कोई इससे रिलेटेड मेडिसिन, इफेक्टिव मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी। तो एंटायर वर्ल्ड के जो भी साइंटिस्ट थे वो इस पर काम कर रहे थे। तो ये जो लेक्चर मैंने बनाया वो ये सोच के बनाया कि एक अवेयरनेस का जो पब्लिक को होनी चाहिए कि वैक्सीन डेवलपमेंट में कितना कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है। कोई भी वैक्सीन अगर आप उठा के देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट इट टेक्स एटलीस्ट 4-5 ईयर्स, 4-5 साल से पहले कोई वैक्सीन डेवलपमेंट का जो उसके लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंच पाती है, जब प्रोवाइडेड एवरीथिंग गोज वेल। तो ये वैक्सीन डेवलपमेंट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और इतना आसान नहीं है। तो पहले फर्स्ट पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि वैक्सीन डेवलपमेंट कैसे किया जाता है और इसमें क्या क्या स्टेजेस होती हैं। ये एक फोटोग्राफ है जिसमें हम सभी देखते हैं कि वैक्सीन को कैसे कई फॉर्म में लिया जाता है। इसको इंजेक्शन फॉर्म में भी लिया जाता है, ओरल फॉर्म में भी लिया जाता है। तो ये इंजेक्शन फॉर्म का जो वैक्सीन है उसका एक फोटोग्राफ है, किसी बच्चे को दिया जा रहा है। अब एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे दिमाग में ये प्रश्न आता है कि व्हाट इज द वैक्सीन। तो इसको अगर हम समझने की कोशिश करें, इंजेक्शन ऑफ किल्ड माइक्रोब इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम अगेंस्ट द माइक्रोब, देयरबाय प्रिवेंटिंग द डिसीज। सिंपल अगर लैंग्वेज में इसको कहा जाए तो इम्यून सिस्टम को हमको एक सिखाना होता है या टीच करना होता है कि जो इन्फेक्टियस डिसीजेज हैं इन द फॉर्म ऑफ वायरस
बैक्टीरिया और दूसरी फॉर्म में जो हमारे शरीर में एंटर करते हैं और जिससे हमको डिसीज हो सकती है। तो उससे बचाने के लिए इम्यून सिस्टम को एडवांस में सिखा देना कि यदि ये मॉलिक्यूल हमारे शरीर में एंटर करता है तो हम इससे अपना प्रोटेक्शन करें और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकें। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन वर्क बाय स्टिमुलेटिंग द इम्यून सिस्टम, द नेचुरल फाइटिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही है। Healthy immune system is able to recognize invading bacteria and virus and produce substances to destroy or disable them. इम्यून सिस्टम की कुछ खासियत होती है कि जो फॉरेन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ये आइडेंटिफाई कर लेता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप कर लेता है। लेकिन जब फर्स्ट एनकाउंटर होता है तो उसके खिलाफ ये एंटीबॉडी इतनी इफेक्टिवली जनरेट नहीं करता और यदि वो हार्मफुल है तो वो डिसीज कॉज कर देता है। अब इश्यू आता है कि कौन कौन सी वैक्सीन किस अप्रोच को लेके तैयार की जाती हैं। तो ये इस पर डिपेंड करता है कि हाउ योर इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड टू द जर्म, हु नीड्स टू बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द जर्म। यानी इम्यून सिस्टम जो है वो जर्म्स के खिलाफ कैसे काम करता है और किसको ये वैक्सीन दी जानी है। ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं किसी भी वैक्सीन डेवलपर के लिए। अब वैक्सीन के टाइप क्या होते हैं इसको मैं बहुत ब्रीफली डिस्कस करूंगा क्योंकि दूसरा पार्ट भी मेरे को डिस्कस करना है। तो अगर आप देखें तो मेनली जो है चार जो अप्रोचेज हैं वैक्सीन के लिए वो है लाइव एटेन्यूएटिव वैक्सीन, और दूसरी है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, तीसरी जो टाइप है वो है सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट पॉलीसेकेराइड एंड कॉन्जुगेट वैक्सीन, और चौथी है टॉक्सॉइड वैक्सीन। जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो होती है उसमें क्या करते हैं कि हम जो भी जर्म लेते हैं उसको इनएक्टिव कर लेते हैं और ये जो है उसको वैक्सीन के फॉर्म में एज ए एंटीजन उसको यूज करते हैं। और एंटीजन यूज करने के बाद ये इस वैक्सीन से जो भी वैक्सीन इस अप्रोच को यूज करते हुए जो भी वैक्सीन डेवलप की गई हैं वो काफी इफेक्टिव होती हैं और उसमें बार बार बूस्टर्स की आवश्यकता नहीं होती है। इस अप्रोच को यूज करते हुए कई वैक्सीन हमारे लिए अवेलेबल हैं, जिसमें कुछ एग्जांपल्स के तौर पर मीजल्स है, मम्स है, रुबेला है, रोटावायरस है, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, येलो फीवर है। आप देखते होंगे जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर उसके लिए कार्ड बना देता है और डिफरेंट वैक्सीन का शेड्यूल उसको बता देता है कि ये वैक्सीन लगाई जानी है बच्चे को। तो उसका मकसद सिंपली यही होता है कि जो बच्चा होता है उसका इम्यून सिस्टम काफी वीक होता है और जैसे ही सीजन चेंज होता है तो उसके बीमार होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इनको इन ऑर्डर टू काउंटर दीज डिसीजेस ये वैक्सीन दी जाती हैं जिससे कि बच्चे उससे जो ये भी इन्फेक्टियस जो डिसीजेस होती हैं उनसे बच जाता है। लिमिटेशन में मैं नहीं जाऊंगा अभी। दूसरा जो टाइप है वह है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का मतलब ये है कि जो जर्म होता है जिसको एंटीजन की तरह हमें यूज करना है तो उसको हम इनएक्टिवेट कर देते हैं। इसकी लिमिटेशन ये होती है कि इसमें बार बार बूस्टर्स की आवश्यकता होती है और इस अप्रोच को यूज करते हुए जो वैक्सीन हमने हमारे लिए अवेलेबल है अभी मेडिकल सिस्टम में वो है हेपेटाइटिस ए, फ्लू, पोलियो, रेबीज, ये वैक्सीन हम लोग यूज करते हैं। तीसरी टाइप की जो वैक्सीन है वो कॉन्जुगेट है, सब यूनिट्स वैक्सीन होती हैं, यानी किसी भी मॉलिक्यूल को कंजुगेट करके जोड़कर वैक्सीन को डेवलप करना। और ये वैक्सीन इससे रिलेटेड काफी वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है। और इस अप्रोच को यूज करते हुए जो अगर आप देखेंगे कि एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, हुपिंग कफ है, न्यूमोकोकल डिसीज है और कई डिसीजेस के लिए वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है। टॉक्साइड वैक्सीन का मतलब ये होता है कि कोई भी जो बैक्टीरिया या वायरस होता है उसका जो टॉक्सिन होता है यानी जो विषैला पदार्थ होता है उसको वैक्सीन की तरह यूज करना और उसको अगर आप ये देखेंगे कि वो एक इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और फ्यूचर में कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है। इसमें जो जनरली अगर आप देखेंगे कि डिप्थीरिया है, टिटेनस है, इस अप्रोच को यूज करते हुए वैक्सीन डेवलप की गई है। फ्यूचर वैक्सीन कुछ डीएनए बेस्ड वैक्सीन भी हैं और इन वैक्सीन के बारे में अभी काफी काम चल रहा है और अगर अभी आगे की जो मेरी टॉक है उसके बारे में बताऊंगा कि डीएनए बेस्ड वैक्सीन जो है वो कोविड-19 के लिए भी डेवलप की जा रही है, स्पेशली इंडिया के द्वारा। बेसिक रिसर्च, अगर आप देखेंगे किसी वैक्सीन को
डेवलप करने के लिए इट इज वेरी लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो यू शुड हैव द एंटीजन। अगर आपके पास एंटीजन नहीं है किसी भी अप्रोच को यूज करते हुए, चाहे वो मैंने जैसे आपको 4 अप्रोचेस बताई, तो वो आपके पास एंटीजन होना जरूरी है, क्योंकि जब आप मास इम्यूनाइजेशन शुरू करेंगे तो उसके लिए काफी क्वांटिटी में उसका होना हमारे पास जरूरी है। दूसरा चीज ये है कि इम्यूनो न्यूट्रलाइजेशन। इम्यूनो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि वो हमने उस एंटीजन को यूज तो कर लिया, लेकिन क्या वो इम्यूनो न्यूट्रलाइज, यानी कोई भी जो जिस डिसीज के अगेंस्ट में हम जो वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं, क्या उसको न्यूट्रलाइज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू, और इसके बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं, जो उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू होता है कि उसको इम्यूनो न्यूट्रलाइज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये एक बेसिक स्टडी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा है डोज फाइंडिंग स्टडीज। डोज फाइंडिंग स्टडीज का मतलब ये होता है, जैसे आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको कोई मेडिसिन सब्सक्राइब करता है, उसके बाद आप देखेंगे कि आप जो उसकी डिफरेंट डिफरेंट डोजेज होती है, कोई 500 मिलीग्राम की होती है, कोई 250 मिलीग्राम की होती है। ऐसे ही क्या है, कोई वैक्सीन जो डेवलप होती है, तो ऐसा नहीं है, कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं होता कि उसको सीधा कोई वैक्सीन की इतनी डोज उसको दी जानी है। इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स एनिमल्स में किए जाते हैं कि कौन सी डोज मोस्ट इफेक्टिव और जिसका कम से कम साइड इफेक्ट है। तो इसके लिए बहुत सारे कम से कम 50-100 एक्सपेरिमेंट्स ऐसे किए जाते हैं। देन वी आर एबल टू रीच टू द कंक्लूजन कि दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव डोज, ये सबसे मोस्ट इफेक्टिव डोज है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। यदि आपने हाई डोज दे दी, देन इट विल बी कॉजिंग ए साइड इफेक्ट ऑल्सो। उसके बाद क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स किस तरह का रहता है उस वैक्सीनेशन के बाद। अब इसके बाद देखेंगे कि जो बेसिक है और जो फील्ड स्टडीज है, उसमें देखेंगे कि जो रिसर्च है उसमें सेफ्टी एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज इन स्मॉल एनिमल्स एंड नॉन ह्यूमन प्राइमेट। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी डिसीज के लिए या हम कोई ड्रग या कोई वैक्सीन डेवलप करते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू कि उसका कोई साइड इफेक्ट, मेजर साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। यानी आपने कोई बीमारी है, इन्फेक्टियस डिसीज है, उसको तो ले लिया, और लेने के बाद आपको कोई दूसरी बीमारी हो गई, तो नोबडी विल एक्सेप्ट इट, इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और इससे रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स एनिमल्स में किए जाते हैं। और नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स को मैं यहाँ क्लैरिफाई करना चाहूंगा। जो मंकीज वगैरह होते हैं, हम उनको नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स कहते हैं। दे आर वेरी क्लोजर टू ह्यूमन बीइंग, देयर फिजियोलॉजी इज वेरी क्लोजर टू ह्यूमन बीइंग। तो उनके डेटा हम ह्यूमन में एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि इन स्टडीज को कंप्लीट करने से पहले हम डायरेक्टली ह्यूमन में नहीं जा सकते हैं। तो ये जो टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। इसके बाद आता है अवेलेबिलिटी एंड स्ट्रेटेजी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंटीजन एंड फॉर मास इम्यूनाइजेशन। इसके बाद यदि ये सारी स्टडीज पॉजिटिव और बिल्कुल सही जाती हैं, तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि किसी भी एंटीजन का लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैसे किया जाए और उसका मास इम्यूनाइजेशन कैसे किया जाए। क्लिनिकल स्टडीज, अब ये जितनी भी मैंने अभी आपकी स्टडीज बताई थी, ये प्री क्लिनिकल स्टडीज थी। स्मॉल एनिमल्स में और मंकीज में ये स्टडीज की जाती थी। तो अगर आप इसके बाद देन अगर एवरीथिंग गोज वेल, यानी एनिमल्स में और मंकीज में ये सारे एस्पेक्ट सही तरह से जाते हैं, तो उसके बाद क्लिनिकल स्टडीज का मतलब ये था ह्यूमन पर स्टडीज स्टार्ट की जाती हैं। तो इसको कई फेजेस में बांटा गया। फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल अगर आप देखेंगे, तो इसमें क्या होता है कि कुछ ह्यूमंस को इसमें इंक्लूड किया जाता है, और ये जो है टॉप क्लास जो मेडिकल इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे कि किसी भी कंट्री के, जैसे अपने कंट्री में अगर देखें, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, या ऐसे जो रिसर्च मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पर वॉलंटियर्स को, ह्यूमन वॉलंटियर्स को रिक्रूट किया जाता है, और उनको ये बताया जाता है कि दिस इज न्यू कॉन्सेप्ट, ये नया कॉन्सेप्ट है, ये नई वैक्सीन है, हम आपको दे रहे हैं, और उसके अगर आपको कोई भी साइड इफेक्ट होता है तो वो गवर्नमेंट उसको ट्रीट करती है। और ये परमिशन जो है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया और जो कंट्रोलिंग एजेंसीज होती हैं विश्व की, वो जो है उनके द्वारा ये परमिशन प्री क्लिनिकल स्टडीज और एनिमल स्टडीज के बाद के डेटा के एनालिसिस के बाद ये दी जाती है। तो ये फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल, यहाँ मैं और इसको क्लैरिफाई करना चाहूंगा, ये सेफ्टी स्टडी होती है। सेफ्टी स्टडीज का मतलब ये होता है कि कोई भी ड्रग या वैक्सीन को जब ह्यूमन में यूज करते हैं, तो वहां ये इंश्योर किया जाता है कि उसकी इफेक्टिवनेस नहीं देखी जाती इतनी ज्यादा क्रिटिकली, ये देखा जाता है वेदर इट इज सेफ और नॉट, यानी ये अगर देने से कोई ऐसा कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो ये फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल सेफ्टी स्टडी होता है।
यदि फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल बिल्कुल इफेक्टिव होता है, रिजल्ट अच्छे आते हैं, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, तो जो भी ड्रग कंट्रोलिंग एजेंसी है, जैसे ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, वो जो है फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल को परमिशन देता है। और फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल का मकसद और जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें उसकी इफेक्टिवनेस और सेफ्टी देखी जाती है। और ये भी बड़े मेडिकल कॉलेजेस में इसको किया जाता है, जहां पर जैसे सुपर स्पेशलिटी के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां किया जाता है। और इसमें नंबर ऑफ जो वॉलंटियर्स होते हैं उनका नंबर बढ़ा दिया जाता है, यानी ये करीब 1000-1200 के आसपास जो ह्यूमन वॉलंटियर्स होते हैं उसमें इनको ट्राई किया जाता है। अब फेज 2 और फेज 1 में डिफरेंस इतना ही है कि इसमें सेफ्टी प्लस एफिकेसी यानी इफेक्टिवनेस, यदि कोई भी वैक्सीन ट्राई की जा रही है तो उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, तो ये इसमें डिफरेंस होता है। इसके बाद क्या होता है कि ये डेटा जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या दूसरी जो कंट्रोलिंग एजेंसीज, मेडिकल कंट्रोलिंग एजेंसीज होती है वहां डिस्कस किए जाते हैं। और उनको डिस्कस करने के बाद वहां पर क्या किया जाता है कि देखा जाता है कि कोई इसमें मेजर ड्रॉबैक तो नहीं है, मेजर कोई ऐसा फ्लो तो नहीं है जिसकी वजह से इसको हम आगे से रोकना चाहिए, या कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो जाएगी जब हम मास लेवल का इसका इम्यूनाइजेशन करेंगे। यदि फेज 1 और फेज 2 अगर बिल्कुल क्लियर होती हैं, जिसमें कोई ज्यादा मेजर साइड इफेक्ट नहीं होता है या मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है, तो देन वी मूव टू दी फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल। यानी फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल को भी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया और वो जो है परमिशन देता है। दूसरे कंट्रीज में दूसरी एजेंसीज हैं जो इनको परमिशन देती है। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है कि नंबर ऑफ वॉलंटियर्स को बढ़ा दिया जाता है, करीब 10-15-20 हजार तक इसको बढ़ा दिया जाता है। और वो अलग अलग सेंटर्स पे होते हैं जिसमें सेफ्टी, एफिकेसी और जो वैक्सीन डेवलपमेंट के दूसरे जो एस्पेक्ट होते हैं उनको देखा जाता है कि वेदर इट इज सेफ, इफेक्टिव और कोई इसमें ऐसी ज्यादा समस्या तो नहीं है। फिर ये डेटा अगेन जो है सेंट्रल एजेंसी के पास आते हैं, वहां आकर ये डिस्कस किया जाता है कि इतना बड़ा हमने जिसे कहना चाहिए कि ट्रायल शुरू किया था, इसके क्या ओवरऑल एनालिसिस है, गो हेड क्लियरेंस। इसके बाद क्या होता है कि यदि एवरीथिंग गोज वेल तो उसके बाद गो अहेड क्लियरेंस दिया जाता है कि भाई ठीक है, अब इसको हम लार्ज स्केल पर लॉन्च कर सकते हैं। और ये क्लियरेंस दिया जाता है इंटरनेशनल और नेशनल एजेंसीज के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, कि दिस मेडिसिन और दिस वैक्सीन कैन बी यूज्ड। वैक्सीन इज फाइनली लॉन्च्ड बाय कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटरी एजेंसीज। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इम्यूनाइजेशन। इसके बाद फिर क्या होता है कि ये इट इज नॉट वेरी इजी टास्क, यानी जितनी भी रिसर्च एजेंसीज हैं वो एक मास प्रोडक्शन लॉजिस्टिक्स हैं, और ये सब वो लोग नहीं कर सकते हैं। वो तो अपना रिसर्च के डेटा वहां पर और रिसर्च एक्सपेरिमेंट प्लान करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एजेंसीज हैं या जैसे कहना चाहिए कि कंपनीज हैं, उनको ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाती है इनके इन्वेंटर्स के द्वारा, और उसका मास प्रोडक्शन किया जाता है। कैसे उसका स्टोरेज होगा, कैसे वो ग्राउंड लेवल पर पहुंचेगी और उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इसके बाद ये नहीं है कि जितने भी साइंटिस्ट हैं दे आर सिटिंग साइलेंटली, दे आर वाचिंग, और वो क्या करते हैं कि स्ट्रिक्ट विजिलेंस के द्वारा उसको ये देखते हैं कि कहीं कोई, हमने फेज 1, फेज 3, फेज 2 और फेज 3 पूरा कर लिया है, यदि मास लेवल पर इसको यूज करने जा रहे हैं तो कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। यदि मेजर प्रॉब्लम आती है तो ये जो है इमीडिएटली मार्केट से वापस ले ली जाती है। करंट स्टेटस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। अब ये दूसरा पार्ट पर मैं आता हूं कि जो कोविड-19 वैक्सीन का करंट स्टेटस है, आप लोग सभी लोग, हम लोग वैक्सीन को यूज कर रहे हैं और काफी कुछ अखबारों में हम पढ़ भी रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ वैक्सीन कोविड-19 जो ट्राई की जा रही है वो 194 है। कैन यू इमेजिन कितना भारी नंबर है ये 194, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 194 वैक्सीन। 194 वैक्सीन का मतलब ये नहीं कि ये सारी फेज 1, फेज 2, फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में चल रही है। ये वैक्सीन डिफरेंट स्टेजेस में, जो मैंने अभी आपको स्टेजेस बताई थी, उन स्टेजेस में चल रही हैं। लेकिन टोटल नंबर जो कल मैंने ये डेटा कलेक्ट किया था तो 194 वैक्सीन, कुछ एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन में है, कुछ मंकीज एक्सपेरिमेंटेशन में है, कुछ क्लिनिकल ट्रायल में। तो 92 वैक्सीन आर अंडर प्री क्लिनिकल स्टडी। इसमें 92 वैक्सीन जो है प्री क्लिनिकल, यानी वो जैसे मंकीज लेवल पर पहुंच चुकी है। इसमें अगर आप देखें वैक्सीन अंडर फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल, फेज 1 मैंने आपको अभी यहाँ जस्ट इसको एक्सप्लेन किया था, जो कि सेफ्टी स्टडी होता है, उसमें 24 वैक्सीन यानी 24 वैक्सीन उस स्टेज तक पहुंच चुकी हैं।
वैक्सीन अंडर फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल में 14 वैक्सीन है, जिसमें सेफ्टी प्लस एफिकेसी स्टेज तक वो वैक्सीन ये पहुंच चुकी हैं। इसके बाद वैक्सीन अंडर फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल 9 वैक्सीन हैं, जो कि जिसे कहना चाहिए कि इसमें डिफरेंट एफिकेसी और सेफ्टी और दूसरे जो एस्पेक्ट्स होते हैं उस स्टेज तक, ये काफी एडवांस स्टेज है फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल। ये डिफरेंट, इसको मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये डिफरेंट वैक्सीन का है जो इसी को आगे एक्सप्लेन किया जो स्लाइड मैंने आपको बताई। अब वैक्सीन का अगर आप देखेंगे कि आप लोगों को कुछ नाम इसके पता भी होंगे कि पूरे वर्ल्ड में कुछ वैक्सीन यूज की जा रही हैं। तो मॉडर्ना वैक्सीन जो है ये यूएस की है, इसमें 95% जो जिसे कहना चाहिए कि ये इफेक्टिव है। फाइजर वैक्सीन है वो 95% है। स्पुतनिक ये रशियन वैक्सीन है 92% है। ये डेटा जो आए हैं उसके बेसिस पर है। एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड की जो वैक्सीन है ये 70% है। साइनोफार्म जो है 86 चाइना की वैक्सीन है। अब सवाल ये उठता है इस टॉक में हमें ये भी डिस्कस करना है कि इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। तो इंडिया के स्टैंडिंग का आप देखेंगे तो मुझे कहते हुए ये बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारे कंट्री ने इसमें आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया है। तो टोटल जो वैक्सीन है हमारे कंट्री के द्वारा जिन पर काम चल रहा है और कुछ वैक्सीन यूज भी हो रही हैं, तो टोटल जो वैक्सीन है वो 8 वैक्सीन है, 8 वैक्सीन है। इंडिया जो है 8 वैक्सीन पे काम कर रहा है। ये इंडिया की जो वैक्सीन है कुछ कोलैबोरेशन में, कुछ ओरिजिनली इंडिया के द्वारा डेवलप की गई है। ये नाम आपने शायद सुने ही होंगे, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, ये है ज़ाइकोवी-डी है, स्पुतनिक है। ये 8 वैक्सीन का डिटेल दिया गया है। अब जो इंडिया में वैक्सीनेशन जो प्रोसेस है, अगर आप देखेंगे वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में ही कोविड-19 के अगेंस्ट में जो वैक्सीनेशन प्रोसेस था वो जनवरी में स्टार्ट हो गया था। जनवरी 21 में स्टार्ट हो गया था। तो इन अवर कंट्री 3 वैक्सीन आर राइट नाउ अंडर वेरियस यूजेस। तो फर्स्ट वैक्सीन जो है वो इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है, वो जॉइंटली डेवलप की गई है। बेसिकली ये इंग्लैंड की वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसको डेवलप किया है, लेकिन इंडिया ने इसके साथ कोलैबोरेशन किया है। मास प्रोडक्शन इंडिया के द्वारा किया जा रहा है इसका, और इंडियन नेम जो है इसका कोविशील्ड है, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको लार्ज स्केल पर इसका प्रोडक्शन किया गया है। और अगर अपने कंट्री में भी देखेंगे और ऑल ओवर वर्ल्ड में भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन कोविशील्ड के द्वारा कोविशील्ड वैक्सीन को यूज करते हुए किया जा रहा है। दिस वैक्सीन हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड इन इंडिया एंड सीरम इंस्टीट्यूट, ये मैंने आपको अभी बताया है। सेकेंड वैक्सीन जो है वो इंडियन ओरिजिन की है। सारे साइंटिस्ट जो थे इसमें जो भी इन्वॉल्व थे इसके इन्वेंशन में वो इंडियन ही थे। ये हमें कहते हुए काफी गर्व हो रहा है कि ये हमारी वैक्सीन है। कोविशील्ड वैक्सीन थी वो कोलैबोरेशन में थी, कोवैक्सीन जो है वो हमारे इंडियन ओरिजिन की पूरी वैक्सीन है, इसको कोवैक्सीन है, और ये भी मार्केट में अवेलेबल है और इसको वैक्सीनेशन प्रोसेस के लिए यूज किया जा रहा है। तीसरी जो वैक्सीन है, अभी आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशंस ऑफ जनरल असेंबली में डिक्लेयर किया था कि तीसरी वैक्सीन जाइडस कैडिला की है, जो कि डीएनए बेस्ड वैक्सीन है, और ये जो है बच्चों के लिए भी यूज की जा सकेगी। और सितंबर तो महीना निकल गया, हालांकि इनका टारगेट सितंबर में इसका प्रोडक्शन करना था, लेकिन अक्टूबर में इट इज लाइकली कि दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस सम डोजेस। अब एक बहुत बड़ा इशू मैं यहाँ पर एक डिस्कस करना चाहता हूँ कि ड्राई रन, जैसे इतना बड़ा मास वैक्सीनेशन का प्रोग्राम लॉन्च किया गया, तो ड्राई रन क्या होता है? ड्राई रन में क्या था कि जो हमारी मेडिकल एजेंसीज थी उन्होंने एक मॉक ड्रिल स्टार्ट की थी कि यदि हम एक्चुअल में वैक्सीनेशन स्टार्ट करते हैं तो वो फ्लॉप नहीं होना चाहिए, वो पूरी तरह से फूल प्रूफ होना चाहिए। तो उसको ड्राई रन बोला, और उन्हें 281 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें वहां पर उसका ड्राई रन किया। ड्राई रन में उन्होंने क्या किया कि पूरा बिल्कुल एक मॉक ड्रिल का मतलब ये है कि जैसे एक्चुअल वैक्सीनेशन होता है उसी तरह से उसको वैक्सीनेशन प्रोसेस को लिया, और जितने भी मेडिकल पर्सनल्स थे उनको ट्रेन किया, और उसके बाद जो कमियां नजर आई उसको ड्राई रन उन्होंने बोला, और उन कमियों के एक्सपीरियंस के बेसिस पर उन्होंने उसको करेक्ट किया जब एक्चुअल वैक्सीनेशन प्रोसेस लॉन्च किया गया। हमारे यहाँ कंट्री में, इंडिया में, जो प्राइम मिनिस्टर ने 16 जनवरी को वैक्सीनेशन प्रोसेस स्टार्ट किया था दिस ईयर,
और वैक्सीनेशन प्रोसेस में अगर आपने देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा कि शुरू में वैक्सीनेशन हेजिटेंसी बहुत थी, क्योंकि इतने सारे डेटा हमारे पास नहीं थे। ज्यादातर लोग हेजिटेट कर रहे थे कि वैक्सीन जो है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जल्दीबाजी में वैक्सीन डेवलप की है, क्योंकि जैसा मैंने अपने टॉक में बताया कि किसी भी वैक्सीन को डेवलप करने के लिए 3-4 इयर्स का चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर इमरजेंसी यूज की भी परमिशन दी गई। तो लोग शुरू में वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं आ रहे थे। उनको लग रहा था कि वैक्सीन लगवाने से कोई हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए जो ज्यादा सीरियस हो जाए। तो इसलिए क्या हुआ कि गवर्नमेंट इज वेरी सेंसिटिव, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट वाज वेरी सेंसिटिव, और उन्होंने एक उत्सव जैसा माहौल बनाया और इस तरह से जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनको डेकोरेट किया और लोगों को एजुकेट करने की कोशिश की। ये देखते हैं कि शुरू में वैक्सीन हेजिटेंसी इतनी थी कि लोग वैक्सीन लगवाने नहीं आते थे। तो ये डॉक्टर गुलेरिया हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस के डायरेक्टर हैं। तो जो डॉक्टर्स कम्युनिटी थी वो लोग आगे आए और उन्होंने अपना वैक्सीनेशन शुरू कराया और एग्जाम्पल सेट किया कि भाई कोई भी फियर करने की जरूरत नहीं है, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी भी थी कि जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स थे उनको पहले वैक्सीनेट किया जाए। फ्रंट लाइन वर्कर्स में हमारे डॉक्टर्स आते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ आते हैं और दूसरे जो स्टाफ थे जो कोविड-19 से लड़ रहे थे, उनको पहले वैक्सीन की प्रायोरिटी में रखा गया। ये पिक्चर इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप ये देखें, ये आधार पूनावाला है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर और मालिक हैं और जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंपनी है। तो उन्होंने भी वैक्सीन लगवाई, शुरू में ही लगवाई, और ये जो फोटोग्राफ है उन्होंने मीडिया पर डाला जिससे कि लोगों को सेंसिटाइज किया जाए और जो फियर था उसको दूर किया जाए कि वैक्सीन लगवाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये पैरामेडिकल स्टाफ्स का अगर आप देखेंगे, ये वैक्सीन लग रही है, किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट का है। ये भी सेम पिक्चर, वी साइन देते हुए। ये जिपमेर पौंडचेरी की वो है डायरेक्टर। अब सवाल ये उठता है कि अगर वैक्सीनेशन हो जाता है तो कोविड-19 चला जाएगा। अभी टू डेट अगर हम सिचुएशन देखें कि डेल्टा वेरिएंट वगैरह इस तरह का हो रहा है और अलग अलग फॉर्म में कोविड-19 को देखने को मिल रहा है, तो इसका आंसर ये है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग हमको मेंटेन करनी ही पड़ेगी। वैक्सीनेशन के बाद यूज ऑफ मास्क हमको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। इम्यूनिटी बूस्टर्स जो है जैसे विटामिन बी है, विटामिन सी है, ये हमको लेने पड़ेंगे। पानी हमको ज़्यादा पीना पड़ेगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उसको भी हमें अपने जो लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए करना यूजफुल रहेगा और हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी। अब इंडिया का अगर आप देखें, ये थोड़ी सी पुरानी स्लाइड है। इंडिया ने सिर्फ देखा जाए तो अपने कंट्री में ही इतना अच्छा नहीं किया, एक्सपोर्ट भी किए वैक्सीन, जिसे कहना चाहिए कि एक सुपर पावर की तरह इंडिया ने बिहेव किया है कि जो इस टाइम इतना क्राइसिस चल रहा था वैक्सीन का, तो दूसरे कंट्रीज को भी इन्होंने एक्सपोर्ट किया है और वहां के लोगों को भी कोविड-19 से बचाया है। ये एक न्यूज आइटम आया था कि भारत में जो टीके बन रहे हैं जिसको वैक्सीन कहते हैं वो काफी सुरक्षित हैं, और ये हम एक्सपीरियंस से भी कहते हैं कि इतने लार्ज स्केल पर हमने वैक्सीनेशन किया है, तो यदि उसके कोई मेजर साइड इफेक्ट होते तो वो उसको हम छिपा नहीं सकते थे। अब इंडिया का स्टेटस वैक्सीनेशन में क्या है? तो इंडिया का जो ये 2 दिन पहले के डेटा मैंने नेट से लिए थे, और जो वैक्सीन की जो इंफॉर्मेशन आती है नेट पे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की, तो टोटल डोजेज है वो 86.9 करोड़ डोजेस हम दे चुके हैं। कैन यू इमेजिन? इतने सारे, अगर आप पूरे जो कंट्रीज हैं अगर उनको देखेंगे तो बहुत से कंट्रीज की पूरी पॉपुलेशन मिला के भी उससे ज्यादा हमने वैक्सीनेशन कर दिया, और फुल्ली वैक्सीनेटेड है वो करीब 23 करोड़ लोगों को हमने फुल्ली वैक्सीनेट कर दिया। इसमें डिफरेंट वैक्सीन हैं, इसमें कोविशील्ड भी है, कोवैक्सीन भी है और दूसरी वैक्सीन भी हैं। तो परसेंट ऑफ फुल्ली वैक्सीनेटेड जो परसेंटेज अगर हम इसको निकालें तो वो 16.8 है। अब अगर वर्ल्ड का हम पूरा सिनारियो देखें तो फुल्ली वैक्सीनेटेड वो अगर आप ये देखें कि 618 करोड़ यानी 6 बिलियन पीपल को जो है वैक्सीन लग चुकी है, लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। और जो
टोटली फुल्ली जो वैक्सीनेटेड जो पब्लिक है वो 260 करोड़ लोगों को लग चुकी है, और ये 33% है टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का। तो अब सवाल ये उठता है कि मैं अपने लेक्चर को कंक्लूड इस तरह से करना चाहता हूं कि इंडिया ने इसमें कैसा किया। कई बार हम टीवी पर एक्सपर्ट देखते हैं, एनालिस्ट देखते हैं, वो जनरली इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं। हालांकि इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम थी, अगर इतनी बड़ी जो ये महामारी थी, इसको टैकल करना इट वाज नॉट दैट इजी, इतना आसान नहीं था। और हमारी पॉपुलेशन को कंसीडर करते हुए यदि हम ओवरऑल देखें तो इंडिया की जो परफॉर्मेंस है इसमें आउटस्टैंडिंग रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी रही है, स्टेट गवर्नमेंट की भी रही है, कोविड को टैकल करने में भी और वैक्सीनेशन में भी रही है। हम नहीं सोच रहे थे कि हम इतना वैक्सीनेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, वैक्सीन बना लेंगे, और मुझे ये उम्मीद है कि दिसंबर तक हम लगभग 1 अरब जिसे कहना चाहिए पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लेंगे, और ये जो है और दूसरे कंट्रीज को भी हम इसमें एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये एक ओवरऑल जो पिक्चर थी मेरे दिमाग में काफी आ रहा था कि कैसे वैक्सीन का डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे होता है और किस तरह से ये जो है इंडिया कोविड-19 से फाइट कर रहा है और इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो इसमें कहने में मुझे कोई शक नहीं है कि यूएस जैसे कंट्री भी इस टाइम हेल्पलेस नजर आए थे कोविड-19 के दौरान, लेकिन इंडिया उसमें लीडर की तरह उभरा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। डॉक्टर मुकेश सर ने बहुत ही करंट टॉपिक लिया, जो इस समय कोरोना का काल है और जो वैक्सीन हम सबकी जरूरत भी है। वैक्सीन क्या होती है, कितने प्रकार की वैक्सीन है, वैक्सीन का फ्यूचर क्या है, बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च में किस प्रकार से वैक्सीन को तैयार किया जाता है, क्लिनिकल ट्रायल जो फेज फर्स्ट, फेज सेकंड, फेज थर्ड, सर ने बताया कि किसी भी वैक्सीन को कंप्लीट बनाने से पहले उसको कई ट्रायल या कितने फेजों से गुजरना होता है, और उसके बाद में उस वैक्सीन को भारत सरकार से या WHO से मंजूरी लेनी होती है। गो हेड क्लियरेंस लेने के बाद ही उस वैक्सीन को लॉन्च किया जाता है और वो वैक्सीन हम सभी के पास पहुंचती है। सर ने बताया कि जो टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफर है कि किस वैक्सीन को किस तरह से बनाया गया है, उसको एक मास प्रोडक्शन पर किसी कंपनी को दिया जाता है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और फिर पूरे देश में एक लार्ज मात्रा में वैक्सीन बनाई जाती है। सर ने करंट स्टेटस बताया कि जो कोविड-19 वैक्सीन है वो पूरे वर्ल्ड में 194 वैक्सीन चल रही है, जिसमें से सर ने फेज वाइज बताया कि फेज फर्स्ट में 24 वैक्सीन, फेज सेकंड में 14 वैक्सीन और फेज थर्ड में 9 वैक्सीन ट्रायल पर हो चुका है उनका। इफेक्ट ऑफ कोरोना वैक्सीन, सर ने बताया कि स्टार्टिंग में जो वैक्सीन आई थी सभी किसी को डर था कि पता नहीं इस वैक्सीन का क्या साइड इफेक्ट होगा, लेकिन सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आज लार्ज मात्रा में इंडिया में वैक्सीन लग चुकी है। इंडिया में जो वैक्सीन काम में आ रही है वो 8 वैक्सीन है। सर ने बताया कि जो हमारी कोवैक्सीन है, जो हमारे इंडियन के लिए गर्व की बात है कि कोवैक्सीन के में पूरी तरह से इंडियन साइंटिस्ट ने इसको बनाया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 जनवरी 2021 को वैक्सीन लगाने का ट्रेंड चालू किया था। इसके आफ्टर वैक्सीनेशन भारत में जो हमें कुछ अब भी आज भी हमें रखना है, जैसे कि आपको मास्क लगाना है, मास्क बहुत जरूरी है, 2 गज की दूरी भी जरूरी है, विटामिन भी हमें प्रॉपर लेना है, एक्सरसाइज भी करना है। तो सर अगेन थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया कि हम सभी आपसे बहुत लाभान्वित होंगे। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर श्याम, थैंक यू। डॉक्टर यादव, आई आल्सो कॉम्प्लीमेंट यू सर, राजकुमार चतुर्वेदी, एंड आई थिंक आपका जो लेक्चर हुआ है अत्यंत महत्वपूर्ण हुआ है। मेरे को लगता है कि यदि आप हमें आपके ज्ञान की जो जिसे कहते हैं सागर है उसमें से ये थोड़ा इसकी लाइसेंसिंग सिस्टम क्या होता है ये भी जानकारी देते तो हमें बहुत अच्छा लगता। बता सकता हूँ मैं सर इसको।
अगर जी, जी। ब्रीफली अगर 2 मिनट का 1 मिनट का टाइम मुझे दिया जाए। जी सर, जी मेरी सर। क्वेरी है अगर ये जी जी हाँ, एक्चुअली क्या होता है सर कि जब कोई भी वैक्सीन, मैंने ज़्यादा टेक्निकल नहीं रखा इसको, क्योंकि मुझे लगा कि सभी बैकग्राउंड के लोग होंगे। होता क्या है कि सर जो हमारे यहाँ इंडिया में अगर इसको देखा जाए तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी है, ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं फॉर्मली सर। तो ये सारे जब फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल, अगर आपने सोचा, आपने देखा भी होगा अखबार में कि एक इमरजेंसी ट्रायल के नाम से इनको लॉन्च किया गया था। इमरजेंसी ट्रायल का मतलब ये था कि फेज 2 के बाद ही इनको परमिशन दे दी गई थी। फेज 2 के बाद वैसे नॉर्मली परमिशन नहीं दी जाती अनलेस फेज 3 कंप्लीट हो। तो ये होता क्या है कि डिफरेंट जो ये क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं वो अलग अलग साइंटिस्ट करते हैं और उसके डेटा आते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में सर। और वहाँ डेटा एनालिसिस करने के बाद यदि सब कुछ जैसे कहना चाहिए कि नॉर्मल होता है और सब कुछ एनकरेजिंग होता है और पॉजिटिव होता है, मेजर अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो जो जैसे कहना चाहिए कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो ओरिजिनेटर होता है उस वैक्सीन का या ड्रग का, उसको ये कहती है कि आप अपना जो प्रपोजल है या जो लाइसेंस है आप ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया में अप्लाई करिए इसके लिए। और इसलिए उसको इन्वेंटर को इसलिए कहा जाता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि कॉन्सेप्ट उसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है मास इम्यूनाइजेशन में या उसके मास यूज में, तो वो उसको एड्रेस करता है, उसके पास वो क्वेरीज आती हैं, उसके पास वो रिजल्ट आते हैं। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया जो होता है उसमें भी एक टीम ऑफ डॉक्टर्स होती है, उसके सारे वेरियस एस्पेक्ट को जिसे कहना चाहिए कि एग्जामिन करने के बाद वो उसका लाइसेंसिंग करते हैं और उसके बाद टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करते हैं सर। ये थैंक नेशनली यू है। सर, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपको यादव साहब। थैंक यू आपकी गाड़ी में सफर हमारा अच्छा रहा था एक दिन। सर, थैंक यू सर, थैंक यू।